इम्पैक्ट असेसमेंट चल रहा था, उसी के चलते हुए जो आउटकम और आउटपुट थे उसी में अब पोर्टल के अंदर एक और AIGGPA की तरफ से एडिशन हुआ है। तो अब एक्टिविटीज और सब एक्टिविटीज भी उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। तो ये जो एक बड़ा स्पेक्ट्रम ये इंस्टीट्यूशन कवर कर रहा है, जिसमें जैसे एक लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री की बड़ी मुझे लगता है महत्वपूर्ण योजना है, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट और नर्चर करने की, यहाँ पे उसका लगातार मॉनिटरिंग हो, उसका एक असेसमेंट हो, इसके लिए हम लोग क्या पैरामीटर्स तय कर सकते हैं। और उसी तरह CM डैशबोर्ड एक बनाया गया है जिसको लगातार स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया जाता है। नीति आयोग प्रधानमंत्री के लिए ई-प्रगति और साथ ही नीति आयोग मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का काम कर रहा है। क्या हम लोग AIGGPA और नीति आयोग मिलकर के इस इम्पैक्ट इवैल्यूएशन में भागीदारी कर सकते हैं? क्या हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंज में बात कर सकते हैं? और ये एनालिटिकल कैपेसिटी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब मध्य प्रदेश SDG इंडेक्स में 15 से 17वें नंबर पे आता है। इस साल मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हम लोग उसको सिंगल डिजिट में लेकर के आए। हमारा प्रयास है कि हम नीति आयोग से, और इसमें कुछ ऐसा भी निकल के आ रहा है डॉक्टर कुमार की, कई बार हमारा डेटा जो इस बार का था वो 2 साल पुराना नीति आयोग ने लिया। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि आपकी और हमारे नीति आयोग के बीच में, प्रदेश के नीति एवं योजना आयोग के बीच में संवाद हो और वो संवाद हम आगे बढ़ाएं। साथ ही एक और प्रयास हमने नीति आयोग की तरफ से यहाँ लिया है जो डेटा के रिवैम्पिंग के लिए है, और उसके लिए हमने प्रोफेसर अमिताभ कुमार से निवेदन किया है, वो यहाँ पर आज उपस्थित भी हैं। हमारा प्रयास है कि इस डेटा रिवैम्पिंग की जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो हम लोग पूरी करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सारी संस्थाएं आज हमारे साथ यहां पर जुड़ी हुई हैं, साथ ही कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी धन्यवाद। संस्थान के अर्थपूर्ण परिचयात्मक उद्बोधन हेतु धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं माननीय मंत्री जी सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग श्री अरविंद भदौरिया जी, जो कि संस्थान के शासी निकाय के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं, उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान प्रदेश के जनप्रिय कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, सम्माननीय डॉक्टर राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी उपाध्यक्ष राजनीति एवं योजना आयोग तथा अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान एवं नीति विश्लेषण संस्थान के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय माननीय इकबाल सिंह साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, बुद्धिजीवी, चिंतक, संस्थान की स्थापना जैसे कि हमारे सचिन चतुर्वेदी जी बता रहे थे, सुशासन और नीति विश्लेषक स्कूल के रूप में सितंबर 2007 में हुई थी। तब से अभी तक संस्थान ने कई महत्वपूर्ण सोपान चढ़े हैं। इसमें मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के स्वरूप निर्माण में सहयोग करना, लोक सेवा गारंटी या लोक सेवा केंद्रों के संचालन हेतु नीचे प्रभारियों की नियुक्ति से लेकर उनके स्टाफ को प्रशिक्षित करने हेतु मॉड्यूल निर्माण एवं क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना, विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के लिए नीति प्रारूपण हेतु सुझाव देने का कार्य, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभाव आकलन कर उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना। इन सबसे भी पृथक वर्तमान में संस्थान ने रोड मैप 2023 को तैयार करने एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल निर्माण एवं उसके सुचारू संचालन में महती भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग में विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय
DMEO भी लगभग इसी प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा रहा है। निश्चित रूप से आज की इस संस्थान और नीति आयोग के मध्य संपन्न होने वाली यह संस्थागत सहभागिता संस्थान की फैकल्टी को और अधिक जनोन्मुखी विकास की दृष्टि से कार्य करने के लिए सहयोगी होगी। निश्चय ही यह सहभागिता से संस्थान को देश और राज्य के विकास के उभयनिष्ठ विषयों पर कार्य करने के DMEO से सकारात्मक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस सफल प्रयास के लिए मैं संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार एवं महानिदेशक DMEO डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ऊर्जावान उद्बोधन हेतु। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सम्मानीय अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी को उनके मार्गदर्शी उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, मेरे मित्र और बहुत पुराने सहयोगी डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, श्री इकबाल सिंह बैस और आप सब आमंत्रित मित्र और गण, यहाँ भी आए हुए चिंतक, बुद्धिजीवी और सारे जो हमारी संस्थाएं उनके हेड, उन सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि आज मैं भोपाल में यहाँ पर एक ऐसे कार्यक्रम के लिए आया हूँ जिसमें कि नीति आयोग का जो एक खास मैंडेट है, खास उसका लक्ष्य है, उसको पूरा करने में एक पहला बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठा रहे हैं। और वो ये है कि हम आज शायद पहली बार किसी एक राज्य की संस्था के साथ, एक राज्य के थिंक टैंक के साथ अपना एक SOI कर रहे हैं। हमने पहले और राज्यों के साथ SOI किए हुए हैं, अपने मेमोरेंडम किए हुए हैं। DMEO ने हमारे तमिलनाडु के साथ, हरियाणा, मेघालय के साथ ऐसे MOU साइन किए हैं जिससे कि लोग साथ में काम करें। मगर नीति आयोग का एक खास जो खास लक्ष्य है, जो खास उसकी जो मैंडेट है कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा है, तो ये है कि हम कैसे राज्यों के जो थिंक टैंक्स हैं, जो राज्यों में जो चिंतक जो समुदाय है, उसके साथ कैसे अपना और जो है वो अपना सहयोग और गहरा करें। और ये आज पहली बार ऐसा होगा कि हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के साथ जो SOI कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो पहला ही है और इसके आगे और भी हम इसको आगे कर पाएंगे। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सचिन चतुर्वेदी जी को और श्रीमान शुक्ला जी को और हमारे सहयोगी शेखर मोनू साहब को जो इस काम को कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो SOI है वो सिर्फ कागज़ पे नहीं रहेगा, तो उसमें हमारे साथ हम लोग मिल के काम करेंगे। और मिल के काम करने की एक जो बड़ा लक्ष्य है, बड़ी चेष्टा वो ये है कि हर राज्य में एक आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम बने, क्योंकि वही हम अपने प्रधानमंत्री के निर्देशन में, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम वही काम केंद्र सरकार के साथ कर रहे हैं। सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जितनी केंद्रीय स्कीम्स हैं, जितनी सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन सब का हम लोग नीति आयोग में DMEO के द्वारा एक आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं, जिससे कि उन सब की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उन सब की जो है वो जवाबदेही बने, और जो उन पर बजट का एलोकेशन होता है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं, वो इस बात पे निर्भर करे कि उन्होंने काम कैसा किया, कितने लक्ष्य अपने पूरे किए, ना कि ये कि उन्होंने कितना उसका पैसा खर्चा किया। और आप मेरे ख्याल में सहमत होंगे कि अगर यही प्रणाली हम सारे राज्यों में कर लें, जिसका कि ये आज SOI जो हो रहा है वो मेरे ख्याल में पहला कदम है। मेरे ख्याल में हमारे देश की पूरे देश की जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो पूरी प्रणाली है, वो बदल जाएगी और बेहतरी के लिए बदलेगी। और जो लोगों को डिलीवरी देना है,
जो लोगों के पास तक जो उनके जो सर्विसेज हैं उन तक उसकी जो मदद पहुंचानी है उसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और एक जो हमारा जो बजट का जो हमारा जो लाभ है वो जनता को ज़्यादा मिलेगा और हमारे देश के विकास में भी और आगे उसमें जो है वो प्रगति में और उसमें जो है उसका योगदान होगा। तो इससे मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल एहसानमंद हूँ और बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके ही देश में आपके ही द्वारा ये चीज़ हो सकती है संभव। और मुझे मालूम है कि आप कितना इस बात पर जोर देते हैं कि आपके यहाँ जितना भी व्यय हो जितना बजट हो उसकी जवाबदेही गुड गवर्नेंस सुशासन इतनी अच्छी तरीके चले। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि DABO और नीति आयोग इस संस्था के साथ और बाकी और संस्थाओं के साथ मिलकर इसी रास्ते पर जितना काम हो सकेगा तो हम लोग करेंगे। मैं कुछ एक चीज़ें और बस ये कहना चाहता था कि मुझे मैंने जब सत्येंद्र जी यहाँ आने वाले थे तो उनसे उन्होंने मुझसे राय मशवरा ली थी क्योंकि बहुत ज़माने से लोग जानते हैं कि क्या करें कैसे करें वगैरह। तो मैंने उनको ये बहुत साफ और कहना कि एक दुख राजनीति देखो कि कैसे राज्य में जा रहे हैं उनकी आबादी शायद 9 करोड़ के करीब थी और ये पूरे विश्व में एक बड़े देशों में इसकी शुमार हुई। और अगर हम इसको मध्य प्रदेश को अगर हम जो भी योगदान दे सकते और जिस तरह से आगे बढ़ा सकें तो आप ये समझिए कि आप पूरे भारतवर्ष की बढ़ोतरी की प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल माना और इतना बहुत सारा समय यहाँ दे रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश अगर बढ़ जाता है और जैसा कि बढ़ रहा है और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं GDP जिस तरह से ग्रोथ हुई है, जैसे आपकी कृषि में आपकी प्रगति हुई है, एजुकेशन में आपकी प्रगति हुई है, जैसा कि आपने कोविड काल में पूरी अच्छी तरह से काम किया है। तो मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि हमारा देश पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ 8, 9, 10% सालाना ग्रोथ ना कर सके, बिल्कुल कर सकेगा और यही हमारी आज की आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है। तो इसके साथ में जो आप लोगों ने कुछ अपने अभी पहल करी माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि आपने समुदाय को जिस तरह से जोड़ा है, आपने जिस तरह से केंद्रीकरण किया है कामों का, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में जैसे कि आपने समितियाँ बनाई जैसे कोविड से निपटारा हो कैसे उसको खोले करें, ये एक तरह का एक उदाहरण है बाकी सब राज्यों के लिए और इसको रेप्लिकेट करने के लिए मैं आशा करता हूँ कि नीति आयोग में हम लोग इस बात को आपका जो तजुर्बा है आपका जो प्रयास है उसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और बाकी राज्यों को उसको देने में हम समर्थ होंगे कि कैसे आपने किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे इतने बड़े देश में कि अगर ऐसी इस तरह से विकेंद्रीकरण हो जाए और जो लोकल गवर्नमेंट को अगर हम सबल बना दें, अगर हम उनको एम्पावर कर देंगे हमारे साथ में बहुत बड़ी हमारी चीज़ होगी। उसी तरह से जैसा आपने अंकुर स्कीम के द्वारा जो आपने वृक्षारोपण का काम किया वो हमारे लिए क्लाइमेट चेंज के लिए इतना बड़ा चीज़ है। अगर कार्बन फुटप्रिंट हमें कम करना है, मैं शायद ये गलत नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश की प्रगति उस तरह से नहीं हो सकती कि हम आज प्रगति कर लें और कल अपना पर्यावरण ठीक करें, ये संभव ही नहीं है, वो बहुत देर हो जाएगी। चीन ने किया, जापान ने किया, रूस ने, सबने लोगों ने यही किया कि पहले 40-50 साल जोर से अपना जो है वो विकास करने में, औद्योगिकरण करने में लगाया, उसके बाद कहा कि हम पर्यावरण को ठीक करेंगे। हम उस तरह से नहीं चल सकते, हमें साथ ठीक करना पड़ेगा और उस साथ ठीक करने के कई एक पहलू हैं जिसमें वृक्षारोपण तो है ही है और साथ में हम लोग नीति आयोग से जो चीज़ आगे करने का विस्तार करने की भरसक प्रयत्न कर रहे हैं वो है रसायन मुक्त कृषि। अगर वो हो जाए, अगर हम रसायन मुक्त कृषि को जैसे कि मैं प्राकृतिक कृषि के नाम से कहता हूँ, अगर उसको हमने बढ़ा दिया तो हमारी जो ज़मीन हमारी अब बंजर होने की तरफ बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे कि हम लोग पर्यावरण पर असर पड़ता है, अगर हम उसको बदल सकेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। कहने का मुद्दा बस यही है कि हमें विकास और पर्यावरण और सामाजिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को लेकर साथ चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि हम लोग करके दिखा भी रहे हैं कि हम इन चैलेंजेस को सामना करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल ही काबिल होंगे और इसके लिए हम लोग इस रास्ते पे आगे चल ही रहे हैं।
उसी में एक चीज़ और है, वो ये कि जो हम लोग प्रधानमंत्री के साथ नीति आयोग काम हमेशा करता है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक नियमित रूप से मॉनिटरिंग और बिल्कुल उसका एक डैशबोर्ड बने, एक रियल टाइम उसमें डेटा है, हर मंत्रालय उसमें अपनी जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें वो डेटा भरे। ये डीएमओ ने काम पूरा कर लिया है, बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना लिया है और मेरी आशा है कि हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी इस तरह का डैशबोर्ड बनाने में जो भी सहायता होगी वो देने में तत्परता रहूँगी। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की प्रगति का प्रगति इवैल्यूएशन अगर बन जाएगा तो उसमें भी हमारे विकास की दर में और तेजी आएगी। आखिर में इस बस में माननीय मुख्यमंत्री एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग नीति आयोग में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एसेट मोनेटाइजेशन, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे केंद्रीय सरकार में बहुत सारे हमारे ऐसे एसेट्स, हमारे ऐसे जो है वो जितने सारे हमारे जो एसेट्स हैं जो कि मतलब पूरी तरह से काम कार्यरत नहीं है, उनका कैसे हम मॉनिटाइजेशन करें। बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, काफ़ी कारखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनको अगर हम एक जगह होकर अगर इनको मोनेटाइज कर सकें तो जो हमारी आज वित्तीय दिक्कत हमारे सामने है, केंद्र सरकार में भी है और मुझे मालूम है कि बहुत सारी राज्य सरकारों में भी है, तो हम इनको कैसे करके अपनी वित्तीय हालात को बेहतर कर सकें, इस पर हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि हम नीति आयोग में मिलकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ अगर इस पर हम और काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग को अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम को बनाने के लिए उन्होंने साथ काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें और साथ और भी काम करेंगे। बस एक और आखिरी चीज़ हुई है कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि विकास को कैसे जन आंदोलन बनाया जाए। तो उस जन आंदोलन को बनाने में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि चाहे वो उद्योगपति हों या वो सामाजिक कार्यकर्ता हों या वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों या वो सरकार हो, हम सबको मिलकर एकजुट होकर आगे काम करना है। इसके लिए जो पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप है उसको एक असली रूप देना, उसको एक असली जामा पहनाना अगर हम लोग कर सके तो ये जन आंदोलन बनाने में हम लोग बहुत सफल होने के हमें बहुत गुंजाइश है। और शायद ये इस बात की आज अनिवार्य चीज़ है कि इसको हम लोग या तो कोऑपरेटिव के थ्रू या फिर हम लोग उसको अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कैसे भी हो, अगर हम सबको एक ही एकजुट होकर एक ही दिशा में चलना और एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के अगर हम लोग सब जुट जाएँ तो कोई वजह नहीं है कि हमारा देश 8 या 10% गति से हर साल नहीं बढ़ पाएगा। जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त जरूर ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और फिर से नमस्कार। जय हिंद। एक सारगर्भित दिशा निर्धारक उद्बोधन हेतु धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुमार जी। अगर आप तेजी से सिर्फ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक आगे बढ़ना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। यह महत्वपूर्ण क्षण है साथ मिलकर आगे बढ़ने के निश्चय का। आप सभी सम्मानियों की गरिमामयी उपस्थिति इस संस्थागत सहभागिता के महत्वपूर्ण क्षणों की साक्षी बनेगी। मैं महानिदेशक DMEO एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी AIGTPA से आग्रह करूंगी कि वे संस्थागत सहभागिता दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने का कष्ट करें। समझ गई? अब मैं महानिदेशक DMEO एवं CEO AIGTPA से मंच पर आकर हस्ताक्षरित संस्थागत सहभागिता दस्तावेजों को मंचासीन सम्मानीय अतिथियों से साझा करने का अनुरोध करती हूँ।
धन्यवाद महानिदेशक महोदय एवं सीईओ सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके मार्गदर्शी उद्बोधन हेतु अनुरोध करूंगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री, जो इस विभाग के भी मंत्री हैं, आदरणीय भदौरिया जी, हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ख्यातिनाम अर्थशास्त्री आदरणीय श्रीमान राजीव कुमार जी, मैं उनका यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। हमारे अपने अब मध्य प्रदेश के साथ काम कर रहे हैं, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश के सीएस श्री कुमार सिंह बैस जी, यहाँ उपस्थित वाइस चांसलर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट के हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुखगण, सामाजिक संगठनों के भी साथीगण, मित्रों, मैं राजीव जी का स्वागत करते हुए आज सोच रहा था, प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक सपना गढ़ा संकल्प लिया, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत के निर्माण का। लेकिन उसके साथ उनका सोच भी है, विजन भी है और दिशा भी है। बिना राज्यों के भारत प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यों का संघ वैसे भी है, और वास्तव में देश की असली ताकत राज्यों की ताकत है, और जो राज्यों की ताकत को समझ सकता है वही देश को ताकतवर बना सकता है। प्रधानमंत्री जी कई वर्षों तक एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अरे एक विजन, एक सोच, एक दिशा जो देने का संकल्प उनके मन में था, उसी में से नीति आयोग का भी जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी एक बात और कहते हैं, सहकारी संघवाद वो आपके फ्रेंड, केंद्र और राज्य मिलकर साथ चले। मुझे याद है जब नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक हुई, राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी टीम में मेरे केवल मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, देश की असली टीम है प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। राजीव कुमार जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, देश के लिए, यहां अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ अलग अलग समस्याओं के समाधान के उपाय के चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है। इतने कम समय में नीति आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। नीति आयोग क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कई विषयों पर हम चिंतन करते हैं। मुख्यमंत्रियों के उस समूह पर कई समस्याओं पर नीति आयोग के नेतृत्व में विचार विमर्श किया, समाधान निकाले। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री के नाते ये महसूस करता हूं कि योजनाएं तो बहुत बनती। अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया, मतलब हमारे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि हमारे यहाँ सिटीजन चार्ट की तो दुनिया में बहुत बड़ी,
लेकिन सिटीजन चार्टर में जो कुछ है उसका समय सीमा में पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में कानून बना दिया। अब कानून तो बन गया, लेकिन इम्पैक्ट असेसमेंट करना भी जरूरी है। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और लाडली लक्ष्मी योजना बाद में हर एक राज्य ने बनाई, अलग अलग नामों से बनाई। हमें यही भावना कि बेटी बोझ ना हो, बेटी वरदान बन जाए। सेक्स रेशियो जो बिल्कुल अलग अलग, बेटे ज्यादा बेटियां कम, तो मेरे मन में विचार आए कोई ऐसी योजना बना जिसमें बेटी बोझ ना रहे, बेटियां वरदान बन जाए। तो पहले तो ये कहा गया उस समय मानसिक बहस मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ, ये नहीं हो सकता, कैसे होगा। फिर सोच विचार के हमने तरीका निकाला कि इतने पैसे बेटी के पैदा होने पे उसके नाम से जमा कर दिए जाए कि जब वो बड़ी हो तो लखपति हो जाए, और उस पैसे को शिक्षा से जोड़ दिया जाए, वो पढ़ती रहे तो उसको कुछ पैसा मिलता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं हूं। और भाव इसके पीछे ये था कि इसके कॉन्ट्रैक्ट रेशियो में परिवर्तन आएगा, बेटे केवल बेटे नहीं, बेटी की चाह भी पैदा। अब थोड़े हम सफल हुए, लेकिन इम्पैक्ट असेसमेंट करना एक नहीं, ऐसी अनेकों योजना। मैं एक योजना के बारे में और बताऊंगा। हमने सोचा कि ये जो साइकिल देते हैं सरकारी खरीद, उसमें प्रक्रिया, समय लगना, टेंडर, कंपनियां, कई बार उसमें मैनेज भी कर ले कंपनियां। हम लोगों के मन में विचार आया कि सीधे डीबीटी करो, पैसा डाल दो, बच्चे के माता पिता साइकिल खरीद लें। और हमारे दिमाग में ये था कि ये सोच बहुत अच्छा है, क्या हम साइकिल खरीदने के चक्कर में पड़े, माता पिता खरीद लें। लेकिन दूसरे तीसरे साल साइकिलों की संख्या कम हो गई, बच्चे साइकिल पर कम दिखने लगे, ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां बहुत जाती थी साइकिल। मुझे उत्सुकताओं ने पूछा, पैदल बेटी स्कूल को जा रही साइकिल पैसे हमने लिए थे। जब उसकी गहराई में गए तो कई बच्चे ऐसे मेरे जिन्हें कहा हमारे मम्मी पापा ने साइकिल खरीदी नहीं, कहीं और भी सकता। अभी सोच में बहुत अच्छा था, डीबीटी कर दो, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ डीबीटी का कि जितनी साइकिल आती थी वो जाना कम हो गई। तो कुल मिला के योजना जो हम बनाते उसका इम्पैक्ट असेसमेंट अगर नहीं करेंगे तो हम तो यहाँ बैठे बैठे सोचते रहते। मुख्यमंत्री सेक्रेटरिएट में बैठे और यहां से सोच रहे हैं ये योजना बन गई, ये योजना बन गई, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। और अच्छा इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवाओ, सेक्रेटरिएट में केवल पिक्चर देखो, तो इतना रोजी पिक्चर पेश किया जाता है, ऐसा लगता है महाराज की जब वो चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। लेकिन कई बार गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कुछ और है। तो इसलिए जरूरी है कि इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते रहे, ये बहुत आवश्यक है। और उसके लिए चाहे नीति आयोग है, चाहे जिला फूड गवर्नेंस, ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, ये होते रहना चाहिए। अब डेटा कलेक्शन की बात की बात है, सतही स्तर पर अगर डेटा कलेक्शन हो जाए तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप करंट डाटा से सही योजनाएं और नीति कैसे बनाएंगे, ठीक दिशा कैसे तय करेंगे? डेटा कलेक्शन करना आज बहुत महत्वपूर्ण काम है, और वो भी कई बार हम ऊपर से नीचे करते हैं, टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप है। नीचे से डेटा इकट्ठा करते हुए हम कैसे ऊपर जाएं, कई तरह के काम हैं। मैं आज के दिन को मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए एक ऐतिहासिक निश्चय मानता हूं कि नीति आयोग के साथ मिलकर अब हम काम करेंगे। हमने पहले भी आत्मनिर्भर भारत की जब बात की मानी प्रधानमंत्री, तो तुरंत मैंने तय कर दिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया। और राजीव कुमार जी को रोड मैप भी मैंने अस्पताल में तैयार किया। मुझे कोरोना हो कोविड, तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, वहां बैठे बैठे वर्चुअल नियम थे, देश भर के विद्वानों को जोड़ के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया। टाइम लाइन की वो रोड मैप भी आपको हम तैयार करेंगे।
आप जरूर दीजिएगा। और मैं हमेशा सुधार की गुंजाइश हुई, डैशबोर्ड बनाने की बात, कई चीजें के साथ मिलकर काम कर। अब अभी आपने मतलब देश में कोविड से निपटने का मामला, अब मुझे लगा कि मुख्यमंत्री और यहां सरकार घोषणा करे, जिला प्रशासन आदेश पारित कर दे, लॉकडाउन कोई बाहर नहीं निकलेगा, वो ठीक है कि जनता तय करे कि परिस्थितियां ऐसी है, मोटी गाइडलाइन सरकार दे दे और जनता तय करे क्या बंद होना है क्या खुला है। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिसमें प्रभारी मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, कलेक्टर होंगे और केवल ये नहीं, सामाजिक संगठनों के लोग होंगे जो समाज की कुंजी है, डॉक्टर्स होंगे, विशेषज्ञ होंगे। ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बना दी, एमएलए उसको लीड करेगा, एसडीएम होंगे, जनपद पंचायत होंगे, सामाजिक संगठनों के लोग होंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी। फिर हमने बना दी पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें सरपंच, पंचायत सचिव, उप सरपंच, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, गांव के प्रमुख लोग जो गांव को चलाते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं, और निचले स्तर तक काम का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और उनको छोड़ दिया। रोज हम लोग बात करते थे, लेकिन कहां बंद रहना है, क्या खुला रहना है, ये भोपाल का नहीं करेगा, ये गांव में बैठी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। बीच में जब टेस्ट के लिए सैंपल लेने जाते थे तब विरोध होता था, अब गांव के लोग आ गए कि सैंपल लेना है, द्वार में खटाते थे, जाते थे सैंपल तो पॉजिटिव अगर आ गया तो आइसोलेट कर देंगे, फिर अधिकारी तय नहीं करते थे, गांव क्या करता था क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। कोविड केयर सेंटर बना दिए उन्होंने, गांव के स्कूल को, पंचायत भवन को, उनका नहीं हायर, और अगर ज्यादा बीमार है तो कैसे किस अस्पताल में ले जाना उसकी व्यवस्था। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया कि अगर पॉजिटिव केस गांव में एक मोहल्ले में आ गए तो मनरेगा की मजदूरी करके पहुंच जाएगा, कम नहीं जाएगा। गांव में सामान की जरूरत है तो खरीदने भीड़ नहीं जाएगी, जिंदगी पर नहीं जाएगा, दो लोग जाएंगे, पैसे लेके वो सामान खरीदेंगे और गांव में आके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि संक्रमण ना फैले। क्या खुला रखना है, क्या बंद रखना है, इसमें की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है। और आज हमको दंभ में नहीं आना चाहिए, लेकिन आज मैं संतुष्ट जरूर हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सहयोग के कारण जनता जुड़ गई है, और उसके कारण मध्य प्रदेश में आज 13 पॉजिटिव केस आए। एक्टिव केस हमारे यहाँ 156 है अभी आज की तारीख, तो बाय एंड लार्ज कंट्रोल है। फिर वैक्सीनेशन का सवाल आया, कई जगह विरोध हो रहा था, ऐसी अफवाहें फैल गई कि ये तो पता नहीं काय का इंजेक्शन है, कुछ लोगों ने फैला दिया कि मोदी लगवा रहे हैं और इसलिए लगवा रहे हैं कि कुछ दिन में धरती छोड़ के चले जाओ, पता नहीं किस किस तरह की अफवाहें फैलाई। उसमें भी हमने जबरदस्ती नहीं की, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को काम दिया, उन लोगों ने कन्वेंस किया, लाइन लगती और मध्य प्रदेश ने टीकाकरण में रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये कई तरह की ऐसी चीजें जो समाज के सहयोग से विकास होता है, बिना समाज के अकेली सरकार समझ नहीं, अकेला प्रशासन, मुख्यमंत्री, मंत्री आइए सबसे समझ जाए कि हम सब कर देंगे तो नहीं हो सकते। मुझे विद्वानों की सलाह, यहां अलग अलग सेक्टर के विद्वान बैठे। एक बात और मैं सावधानी के साथ करना चाहता हूं, हम नहीं मानते कि मुख्यमंत्री हर विषय का एक्सपर्ट होता है, और न केवल अफसर हो। अच्छा शासक वो है जो विशेषज्ञों को अलग अलग जगह से इकट्ठा करे, उनसे सलाह मशवरा करे, उनसे राय ले और उसके बाद नीति बनाए, फाइनल करे और आगे बढ़े। तो स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास है। एक्सपर्ट चाहिए, अनुभवी चाहिए, और उसी से हम प्रदेश को तेज गति से आगे ले जा पाएंगे। इसलिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग, और शुरू में हम नीति आयोग को देखते हैं। नीति आयोग में जितने एक्सपर्ट विद्वान अलग अलग नाम लेते हैं, जिनको छोड़ा है वो कई मामलों में हमें सहयोग करता है, आपका सहयोग चाहिए।
अब हम सोच रहे थे अभी कि मध्य प्रदेश में हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को तेजी से बढ़ाया। यह अद्भुत ताकत है। केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इससे नहीं होगा, ये इतनी बड़ी ताकत बन को उभरे हैं कि गांव की दिशा बदल देती है। उससे हमने लगातार उनको सशक्त करने का फैसला किया। बैंक लिंकेज जो अलग अलग तरह के काम करें और सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी बने। हमने एनजीओज बनाए। अब आप एग्रीकल्चर में काम की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश ने 18 से लेकर 22% तक की ग्रोथ हासिल की। लेकिन अगर इम्पैक्ट असेसमेंट की बात यहां भी करें तो हमारे पास इतना सरप्लस प्रोडक्शन हो गया कि उसको कहां ले जाएंगे, समस्या पैदा हो। हमने मध्य प्रदेश से पंजाब को पीछे छोड़ दिया। धान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे निकले गेहूं को कहां ले जाए। तो कुल मिला के फिर कृषि नीति बने कैसे, कृषि का विपणीकरण कैसे हो, फूड प्रोसेसिंग की तरफ कैसे बढ़े। कई चीज ऐसी जो देश में नहीं हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड से पल्सेस है। दिशा क्या हो। और एक बात आपने की, रासायनिक कृषि केमिकल फर्टिलाइजर ऐसा जहर घोल रहे हैं जो जमीन को तो बंजर कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी भी तबाह कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बड़ा इलाका है हमारा, डिंडौरी, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता, परंपरागत रूप से हमारे ट्राइबल भाई करते, वो तो जैविक खेती करते। इसकी जरूरत है, उसको हम कैसे बढ़ावा दें। उनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उनके उत्पाद की सर्टिफिकेशन की समस्या सामने आती है। अगर आदिवासी भाई उस दिशा में हम लोग कैसे और तेजी से काम कर सकते हैं। एक नहीं, अनेकों क्षेत्र में अभी हमने पिछले दिनों अब ये कोरोना के कारण आयुर्वेद का महत्व बढ़ गया, योग का महत्व बढ़ गया। फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणायाम जरूरी हो गया। योग की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में आज है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन काढ़ा जैसी आयुर्वेदिक औषधियों ने धूम मचा दी। गिलोय का नाम जानने लगे और इसलिए हमको लगा कि एक अवसर है हमारे पास। मध्य प्रदेश में जैव विविधता का भंडार है। हमारे मन कई तरह की औषधियों से भरे पड़े और फिर हम औषधि खेती भी कर सकते हैं। तो पिछले दिनों मैं सचिन जी को बधाई देना चाहूंगा। हम लोगों ने विशेषज्ञ और बड़ी बड़ी कंपनियां सारी दूध पाते स्तर से लेकर डाबर तक सब इकट्ठी की हैं कि कैसे मध्य प्रदेश की इस संपदा का उपयोग करके हम रोजगार के अवसर पैदा करें और आरोग्य के लिए कुछ का इस्तेमाल करें। फिर हमारी लघु और कुटीर उद्योग कैसे आगे बढ़े। कई तरह की विशेषता है, बहुत विस्तार में मैं नहीं कहूंगा। अनेकों सेक्टर ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें मिलकर साथ काम करना है। गुंजाइश बहुत है, काम करने की इच्छा भी हो सकती है। लेकिन नीति आयोग अगर साथ हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस और नीति आयोग 1 और 1 2 नहीं होंगे, 1 से ज्यादा हो जाए। हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर जो आज विद्वान यहां बैठे हुए ये ताकत प्रदेश की ताकत, हम इसका उपयोग ही नहीं करते। अब आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल लेते हो और एग्रीकल्चर मीटिंग और कभी बुलाते नहीं हो, इसी का वो साइंटिस्ट जो ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है, हम तो रोजगार का अवसर पैदा करते हैं।